हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना 11th का अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। ऑलरेडी 3-4 पार्ट्स बना दिया है। तो जिन बच्चों ने वो प्रीवियस वाले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ बच्चे लोग प्रीवियस वाले पार्ट्स ज़रूर देखिए अकाउंट्स में जितना आई नो कि भाई प्रैक्टिकल इज इंपॉर्टेंट, बट प्रैक्टिकल से भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है क्या है, थियरी पोर्शन से। वरना मैं भी चाहता था तो डायरेक्ट क्या करता था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर देता था। बट मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं डायरेक्ट शुरू किया क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग के बेसिक क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि भाई आप अगर अभी 10th से डायरेक्ट 11th में, डायरेक्ट तो नहीं बट 10th से 11th में आए हो तो आपको ये सब्जेक्ट पूरा नया है बॉस। तो यहाँ पे सर्टेन चीज़ें जो बेसिक सेंस है अकाउंट्स का वो समझना बहुत ज़रूरी है। मैं भी जब भी 10th से बाद में 11th पे आया था तो मुझे भी सर्टेन चीज़ें तो मालूम ही नहीं थी। वो भी क्लियर होते होते मुझे अभी भी मतलब सर्टेन टाइम्स ऐसे होता है कि अभी भी मुझे सर्टेन कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है। मतलब मैं हाई लेवल प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स अपन देखते हैं कि जहाँ पे अपन को आज की डे पे कहाँ कहाँ डाउट आता है कि भाई यहाँ पे ऐसी एंट्री होगी कि ऐसी होगी। सो इसलिए ही मैं तुम लोग को क्या कर रहा हूँ, थियरी पोर्शन पढ़ा रहा हूँ। आई नो तुम लोग को लगता है कि सर हिरेन सर वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं। वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। ये जो बच्चे लोग मेरा 11th में अगर अकाउंट स्ट्रॉन्ग करके गए तो 12th में उसके लिए बेनिफिट ही है, बेनिफिट है। अगर जिन बच्चों ने 11th खाली पास आउट नाम के लिए पास आउट हो गए और 12th में उसको बहुत ट्रबल होगा, क्योंकि एक बेस जो है 11th का जो है अकाउंट्स का, 12th का जो बेस बोलूँ वो 11th है। अगर आपका 11th का बेस क्लियर नहीं होगा तो 12th में प्रॉब्लम आएगा आएगा आएगा। तो प्लीज़ बच्चे लोग 11th को लीनियंट मत लीजिए, सीरियसली लीजिए। जो भी पढ़ रहे हो एटलीस्ट मेरे वीडियोस जो देख रहे हैं वो एटलीस्ट क्या करें, ध्यान से सुने कि हाँ भाई हिरेन से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल रहे हैं, मतलब कुछ रहेगा। इसलिए बाद में 12th में बाद में बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग होते हैं जो 11th में इतना वो खुद सामने से ही बोलते हैं बच्चे लोग कि मैंने सर 11th में इतने अच्छे से अकाउंट्स नहीं किया था इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। सो भाई पहले से ध्यान रखो, आप जो हो चुका है जो 5 बच्चे लोग के साथ, बट आप लोग के साथ ना हो। और हाँ, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल को। ऐसा कोई प्रॉब्लम ना है 12th में, इसलिए 11th भी इस साल में क्या कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ बच्चे लोग आप क्या कर दीजिए, अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है उनको क्या कर दीजिए, मेरी चैनल शेयर कर दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए और उनको भी बोलो कि भाई ये क्या करें, लिंक सब्सक्राइब करें ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, चलो लास्ट सेशन के अंदर अपन स्टार्ट करते हैं सेशंस को। लास्ट सेशन के अंदर अपन ने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है वो सब डिस्कस किया था। बाद में बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग का टर्मिनोलॉजी क्या होता है उसके अंदर अपन ने 2 ट्रांजेक्शन्स देखे थे। एक कैश ट्रांजेक्शन देखा था, एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन देखा था। कैश ट्रांजेक्शन मतलब वो ट्रांजेक्शन जो प्योरली कैश से रिलेटेड है, मनी भाई के रिलेटेड है। और नॉन कैश ट्रांजेक्शन मतलब वो ट्रांजेक्शन, तो नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन मतलब वो ट्रांजेक्शन जो पैसे से लेना देना नहीं करता, इट्स काइंड ऑफ बार्टर ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो आपके अकाउंट्स के अंदर बार्टर ट्रांजेक्शन वाले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते, ध्यान में रखो। आपके अकाउंट्स के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर ओनली वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा जो रिलेट करता है किससे मनी भाई से रिलेटेड करता है, मतलब पैसा से रिलेटेड करता है, वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए। उसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा नहीं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ेंगे। अभी कैपिटल क्या होता है सर, ड्राइंग्स क्या होता है, ये सब चीज़ें अपने को क्या करनी है, पढ़नी है। तो देखेंगे 1 बाय 1 कि कैपिटल क्या होता है। देखो कैपिटल बच्चे लोग क्या होता है तुम लोग को समझा देता हूँ। कैपिटल मतलब एज पर द अकाउंटिंग और एज पर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो बोल सकते हो, कैपिटल क्या होगा कि कैपिटल मतलब कि कोई बंदा अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो ऐसे तो स्टार्ट होगा नहीं, उसके लिए उसको क्या लाना पड़ेगा, पैसा लाना पड़ेगा बिजनेस के अंदर। तो वही पैसे को क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। देखो क्या लिखा है, द टोटल अमाउंटिंग इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। मतलब ओनर, जो बिजनेसमैन भी बोल सकते हो, जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर द लायबिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए कैपिटल। यहाँ पे लोग ने फॉर्मूला वाइज समझाया है कि जैसे जैसे अपना ये फॉर्मूला कभी आगे जाके समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, कि जो भी पैसा ला रहा है, मतलब सपोज कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल के फॉर्म में समझा रहा हूँ। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका असेट्स है, असेट मतलब जो पैसा आपने किधर इन्वेस्ट किया। फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी हो गई, यहाँ पे बात करूँ लैंड एंड बिल्डिंग हो गए, या तो कोई चीज़ें इन्वेंट्री हो गई। तो उधर जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो उसको वन टर्म में क्या बोलेंगे, असेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, असेट्स बोलेंगे।
अभी लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी इज नथिंग बट आपको किसी को पे करना है। सपोज कि फॉर एग्जांपल बैंक से आपने लोन लिया है तो आपको पे करना है, आपके लिए वो क्या है? लायबिलिटीज है। आपने सपोज कि बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया है, आपके लिए लायबिलिटीज है। आपने कोई गुड्स कोई क्रेडिटर से या तो कोई सप्लायर से गुड्स लिया है, वो आपके लिए क्रेडिटर होगा, मतलब आपको उसको पे करना है, मतलब उसको अकाउंटिंग टर्म में बोलते हैं क्रेडिटर। जिसको आपको पे करना है उसको बोलेंगे क्रेडिटर, और जिनसे पैसा लेना है उसको बोलेंगे डेटर्स। देखो ये सब अकाउंटिंग टर्म है, ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या यहाँ पे बोल रहा था, सपोज कि फॉर एग्जांपल लायबिलिटीज है, तो अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल असेट्स मेरी 100 रुपया है, कितनी है? 100 रुपया। इधर क्या लाइन क्या बोल रहा है कि एक्सेस ऑफ असेट्स, असेट से ज्यादा जो चीजें है, सपोज क्या लायबिलिटीज मेरी 80 रुपया अज्यूम करो, तो एक्सेस ओवर लायबिलिटीज इट्स कॉल्ड कैपिटल। तो कैपिटल कितना हो जाएगा मेरा? 20 प्लस 80 इज इक्वल टू माई 100 रुपीज। इसमें फॉर्मूला बैठ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन लोग ने थोड़ा घुमा के यहाँ पे बताया कि कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? असेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर मेरे को सिंपल फॉर्म में फाइंड आउट करना है कि मेरी लायबिलिटीज कितनी है, सॉरी कैपिटल कितनी है, तो मैं असेट्स माइनस कैपिटल लायबिलिटीज करूंगा तो वो मेरा क्या बन जाएगा? आपका कैपिटल बन जाएगा। तो दोनों फॉर्मूला करेक्ट है। मैंने यहाँ पे क्या किया? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट, और ये लोग ने बोला है कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी। Capital is a liability of the business as this amount is payable by the business enterprises to the owner at a time of the closure of the business। सर अभी ये लाइन का मतलब क्या है? देखो जिस दिन का बिजनेस आप ओपन करते हो ना, उस दिन वो बिजनेस अलग हो जाता है और आप अलग हो जाते हो। नहीं समझा सर? सपोज कि फॉर एग्जाम्पल आज रिलायंस की बात करूं, रिलायंस के अंदर रिलायंस लिमिटेड अलग इंडस्ट्री है और मुकेश भाई अंबानी जी अलग है। मतलब अगर मुकेश भाई अंबानी ने जो भी इन्वेस्ट किया है रिलायंस के अंदर, कल उठ के एग्जाम्पल के फॉर्म में प्लीज समझना, मैं यहाँ पे कोई इंटेंशन मेरा नहीं है, यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल की तरह, जस्ट एग्जाम्पल की तरह, जस्ट एग्जाम्पल की तरह समझना कि अज्यूम करो कि रिलायंस कल बंद हो जाती है, रिलायंस कंपनी, तो रिलायंस कंपनी के अंदर मुकेश भाई अंबानी जी ने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया रहेगा वो पैसा आप किसको देना पड़ेगा? रिलायंस को वापस से देना पड़ेगा। तो रिलायंस कंपनी के लिए वो क्या है? लायबिलिटीज है। तो वही तो लाइन बोला है, कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस मतलब रिलायंस इंडस्ट्री की क्या है? लायबिलिटी है कि उसको ये अमाउंट पेएबल होगा बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज टू द ओनर। ओनर कौन वो यहाँ पे हो जाएगा? मुकेश भाई अंबानी जी। समझ में आया? ठीक है, जस्ट एग्जांपल के लिए ट्रीट करना, अभी भी बता रहा हूं तुम लोग को। नेक्स्ट है ड्राइंग। अभी ड्राइंग क्या होता है? ऑफ कोर्स आज बिजनेस में पैसा लगा दिया है तो जरूरी नहीं है कि उसके पास सेविंग अकाउंट में पैसा हो। तो सर्टन टाइम्स क्या होता है कि भाई उसके जेबी में पैसा नहीं है। मतलब यहाँ पे अभी रिलायंस का एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे जस्ट ABC एक प्राइवेट लिमिटेड है। सपोज कि फॉर एग्जांपल B इज अ पार्टनर, अज्यूम करो। बी के पर्सनल अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं है, तो उसने क्या किया कि भाई उसके पर्सनल खर्चा करने के लिए, पर्सनल जो खर्चा करने के लिए उसके पास जेब में तो था नहीं, तो उसने किसका सहारा लिया? कंपनी के अकाउंट का सहारा लिया। मतलब कंपनी के अकाउंट में से सर्टेन चीजें अपने अकाउंट में ली, मतलब इट्स नथिंग बट ड्रॉइंग किया। क्या किया? ड्रॉइंग। अपन को मालूम विड्रॉ करके वर्ड सुना है, विड्रॉ। आप जब भी अपना सेविंग अकाउंट से पैसा निकालते हो उसको क्या बोलते हो? विड्रॉइंग बोलते हो। तो सेम लाइक यहाँ पे सेम लाइक ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है कि कोई पार्टनर या तो कोई ओनर अपने ही बिजनेस में से पैसा निकाल रहा है फॉर पर्सनल यूज। ध्यान से सुना, फॉर पर्सनल यूज, इट्स नथिंग बट कॉल्ड ड्रॉइंग। देखो क्या लिखा है, द अमाउंटिंग ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, असेट्स एटेक्स्ट्रा विड्रॉ। मैं तो अभी जस्ट बोला, विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस by the owner for a personal use is called drawing। समझ में आ रहा है? इतना आराम तो जा रहा है। होप तुम लोग को कंसेप्ट क्लियर हो। यस, तो कोई भी ऐसा सपोज कि फॉर एग्जांपल तो समझ में आ जाएगा। सपोज कि फॉर एग्जांपल मिस्टर बी को अपना लाइट बिल भरना था ये मंथ का। उसने क्या किया? अपने जेब में पैसा नहीं था तो उसने कंपनी के अकाउंट में से अपने घर का लाइट बिल क्या किया? पे आउट किया। इज नथिंग बट ड्रॉइंग, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द ड्रॉइंग। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, अ प्रोपराइटर पे कॉलेज फीस ऑफ हिज सन और पे फॉर हिज मेडिकल एक्सपेंस, मोबाइल बिल्स फ्रॉम द बिजनेस। मतलब ये सर्टन एग्जाम्पल दिया कि या तो उसके चाइल्ड का एग्जाम फीस हो गई, कॉलेज फीस हो गई, या तो मेडिकल का एक्सपेंस वो खुद के जेब से नहीं कर रहा है, कंपनी के
अकाउंट से क्या कर रहा है, पे कर रहा है, तो इट्स नथिंग बट ड्रॉइंग्स। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे सर, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है सर्टेन कंसेप्ट जो मैं तुम लोग को बोल रहा था, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। जो क्या होता है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो तुम लोग को मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता दिया। यहाँ पे वंस अगेन एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तुम लोग को क्लियर हो जाएगा व्हाट इज अ डेटर एंड व्हाट इज अ क्रेडिटर। देखो मिस्टर ए और मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने गुड्स बेचा मिस्टर बी को, गुड्स बेचा मिस्टर बी को, मतलब ही इज अ सेलर, ए इज अ सेलर, बी इज अ बायर। बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको क्या करना है, पे आउट करना है, कैश पेमेंट करना है, कैश पेमेंट करना है, करेक्ट है। तो मिस्टर ए ने क्या बोला, तू आज मुझे पेमेंट मत कर, तू मुझे 3 महीने के बाद पेमेंट करना। तो मिस्टर बी बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये सिनेरियो में मिस्टर ए कौन होगा, जिसको पैसा, यहां पे पहला एग्जांपल समझना, मिस्टर ए कौन होगा, इसके लिए क्या होगा, डेटर होगा, और मिस्टर बी इसके लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आया? मतलब जिनको पैसा लेना है या तो जिनसे पैसा लेना है आपको, सामने वाली पार्टी आपके लिए क्रेडिटर होगी, सामने वाली पार्टी आपके लिए क्या हो जाएगी, क्रेडिटर हो जाएगी। सपोज कि फॉर एग्जांपल मिस्टर बी इज अ क्रेडिटर, किसके लिए, मिस्टर ए के, नहीं सॉरी, बी इज अ डेटर, माय बैड वंस अगेन, मिस्टर ए के लिए मिस्टर बी क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा, जिनसे पैसा लेना है। अगर सपोज कि अभी मैं मिस्टर बी के एंगल की बात करूं, मैंने मिस्टर ए के एंगल से बात कर दिया, मिस्टर ए से एंगल से पैसा लेना है, तो मिस्टर ए के अकाउंट्स के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मिस्टर बी किधर लिखा रहेगा, असेट साइड पे लिखा रहेगा, बिकॉज इज अ डेटर, जिससे पैसा लेना है। अभी मैं बात कर रहा हूं मिस्टर बी के एंगल से, मिस्टर बी के एंगल से बात करूं तो मिस्टर बी के एंगल से मिस्टर बी की जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनी रहेगी ना, तभी मिस्टर ए का नाम उसकी लायबिलिटी साइड लिखी रहेगी, क्योंकि उसको पैसा देना है, इट्स अ लायबिलिटी। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आया, दोनों एंगल समझा दिया। डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है। अगर मेरे को अभी वन लाइन में समझाना है, व्हाट यू मीन बाय डेटर्स एंड व्हाट यू मीन क्रेडिटर्स, डेटर मींस जिससे पैसा आपको लेना है, आपकी वो असेट्स है, आपकी वो असेट्स है, इट्स नथिंग बट डेटा। अभी एक क्रेडिटर क्या होता है, जिसको पैसा आपको चुकाना है, जिसको पैसा देना है, वो आपके लिए लायबिलिटीज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो क्या लिखा है, a person who has to pay to the business for getting goods and services on a credit, it's known as a debtor। जिसको पे करना है पैसा, debtors। A debtor is a person who owes money to the business, मतलब जो owes का मतलब यहाँ पे क्या होता है, लायबल, जो लायबल है बिजनेस को पे करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, डेटर्स बोलेंगे। देखिए समझ में आया। अभी ये क्रेडिटर क्या होता है, अ पर्सन टू वूम बिजनेस हैज टू पे। देखो यहाँ पे दो एंगल इन लोग ने एग्जांपल किसे ट्रीट किया मालूम है, बिजनेस का और पर्सन का। मैंने किसका एंगल ट्रीट किया था, दोनों इंडिविजुअल का। बिजनेस मतलब कंपनी का, मतलब एक पार्टी यहाँ पे कौन है, कंपनी है, एक पार्टी यहाँ पे कौन है, कोई मिस्टर एक्स है। ऐसा फॉर्म में इन लोग ने क्या किया, एग्जाम्पल को बताया। पर मैंने कैसे एग्जाम्पल बताया, मिस्टर ए मिस्टर बी। ठीक है, चलो मिस्टर अपन अज्यूम करो कि, चलो अपन अज्यूम करो कि एक कंपनी है और एक इंडिविजुअल है। वैसे भी अपन समझ लेते एक बार। सपोज कि फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड है, एलटीडी, एबीसी लिमिटेड है, उसने गुड्स बेचा किसको, मिस्टर एक्स को। अभी इसने गुड्स बेचा किसको, मिस्टर एक्स को, तो ये हो जाएगा सेलर, ये हो जाएगा बायर। इससे गुड्स बेचा और इससे को कैश देना है, मतलब पैसा देना है। तो एबीसी लिमिटेड के अंदर मिस्टर बी कहां, मिस्टर एक्स कहां लिखा रहेगा, असेट साइड लिखा रहेगा, क्योंकि मिस्टर एबीसी लिमिटेड को क्या करना है, पैसा लेना है, लेना है, देना नहीं है। तो इसकी अकाउंट बनेगी ना, बुक्स ऑफ अकाउंट, इसका बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा, तो उसके अंदर मिस्टर एक्स का नाम कहां पे लिखा रहेगा, असेट साइड लिखा रहेगा, या तो डेटर साइड लिखा रहेगा। कहां पे लिखा रहेगा, असेट साइड और डेटर साइड। चलो इसका और एक एग्जांपल समझते हैं। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने
किससे गुड्स लिया, चलो अभी उल्टा हो जाएगा सिनेरियो। सपोज कि फॉर एग्जांपल XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, जिन्होंने गुड्स बेचा किसको, ABC प्राइवेट लिमिटेड को। अभी ये कौन हो जाएगा, सेलर हो जाएगा, और ये वाले सिनेरियो में ये कौन हो जाएगा, बायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अभी ये गुड्स बेचा इसको, अभी इसकी लायबिलिटी है, क्या कर रहा है, इसको कैश पेमेंट कर रहा है इसको। अभी जब भी ABC, मैं अभी ABC को टारगेट कर रहा हूं, अभी ABC लिमिटेड की बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगी ना बॉस, बनेगी ना, तभी XYZ कहां पे लिखा रहेगा, लायबिलिटी साइड लिखा रहेगा, या तो क्रेडिटर्स के साइड लिखा रहेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि इनको पेमेंट करना है, इनके लिए क्या है, लायबिलिटीज है, और ये वाले एग्जांपल के लिए इनके लिए क्या था, डेटर्स था और असेट्स था। बॉटम लाइन क्लियर है, बहुत आराम से समझा है। इफ यू स्टिल डाउट, बिंदास कमेंट सेक्शन में लेना कि सर नहीं समझ में आया अभी भी, डेटर्स क्रेडिटर्स क्या होता है। सिंपल लाइन है, जिनसे आपको पैसा लेना है वो आपके लिए डेटर्स हो जाएगा, आपके लिए मतलब कंपनी के लिए, और जिनको आपको पे करना है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या लिखा है, अभी ये क्रेडिटर कंप्लीट करता हूं। पर्सन हु बिजनेस हैज टू पे फॉर द गेटिंग अ गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज नोन एज अ क्रेडिटर पर्सन टू whom द बिजनेस और मनी। मतलब क्रेडिटर कौन है, जिसको बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस इज लायबल टू पे। नेक्स्ट है बैड डेब्ट। अभी सर ये बैड डेब्ट्स क्या होता है, बैड डेब्ट्स इज नथिंग बट कि सपोज कि सर्टेन टाइम ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि सब डेटर्स आपको पैसा दे। मतलब आपने 5 जन को गुड्स बेचा, कंपनी ने 5 जन को गुड्स बेचा, ABCDEF, ABCDE तक पर्सन को क्या किया, गुड्स बेचा। उसमें से ई ने क्या किया, डिफॉल्ट किया, उसने बोला कि मैं तुम आपको पैसा नहीं दूंगा, तो वो हो जाएगा आपके लिए बैड डेब्ट्स। मतलब इट्स काइंड ऑफ लॉस, वो लॉस बोल सकते हो आप कि भाई वो पैसा आपको रिकवर नहीं होने वाला है, इट्स काइंड ऑफ इरिकवरेबल अमाउंट है, जिसको क्या बोलेगा, आप बैड डेब्ट्स बोलेंगे अकाउंटिंग की टर्म में। देखो क्या लिखा है, बैड डेब्ट्स एन इनरिकवरेबल अमाउंटिंग फ्रॉम द डेटर्स इज नोन एज अ बैड डेब्ट, इट इज एन रेवेन्यू लॉस टू द बिजनेस। यहां पे अभी रेवेन्यू लॉस, देखो रेवेन्यू लॉस क्या होता है, 2 टाइप के लॉस हो सकते हैं, रेवेन्यू लॉस हो सकता है और कैपिटल लॉस हो सकता है। रेवेन्यू लॉस वो टाइप का लॉस है जो जनरली होता है डे टू डे बिजनेस के अंदर, मतलब इज रिकरिंग इन बिजनेस, नॉर्मल इन बिजनेस, डे टू डे इन बिजनेस। कैपिटल लॉस इज काइंड ऑफ लॉस जो वन टाइम होता है, या तो 10 साल में एक बार हो गया, या तो 15 साल में एक बार हो गया, मतलब इज नॉट डे टू डे बिजनेस वाला, नॉन रिकरिंग बिजनेस बोल सकते हो आप। ठीक है, चलो, तो इसलिए इन लोग ने बोला कि बैड डेब्ट इज अ रेवेन्यू लॉस। रेवेन्यू लॉस इसलिए बोला कि भाई अगर आप धंधा कर रहे हो तो भाई ये छोटे मोटे लॉस तो क्या हो गए, दो पांच कस्टमर तो पैसा देंगे ही नहीं, देंगे तो कम देंगे, इसलिए इसको बोला रेवेन्यू लॉस बोला है। आई होप तुम लोग को डेटर्स, क्रेडिटर्स और बैड डेब्ट्स का फंडा क्लियर है। ऑब्जेक्टिव्स में ध्यान रखना बच्चे लोग, छोटे छोटे कंसेप्ट पूछते हैं, फंडा क्लियर रखना। जितना इजी आप समझने की ट्राई करोगे अकाउंट्स को, उतना इजी होते जाएगा अकाउंट्स आपके लिए। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। एक्सपेंडिचर्स एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। यहाँ पे तुम लोग को मैं बता रहा था कि लॉस की बात करो या तो फिर इनकम की बात करो, तो बहुत सारे टाइप्स की भी इनकम होती है, बहुत सारे टाइप्स के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे एक्सपेंडिचर के बारे में, अभी एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो खर्चा कंपनी करती है इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस का मतलब ही क्या होता है, जो कंपनी खर्चा करती है उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अभी एक्सपेंडिचर में भी देयर आर 3 वेरिएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 3 टाइप का एक्सपेंडिचर। अभी सर ये क्या होता है समझाओ जरा, तुम लोग को एक बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर, तीनों का एक बेसिक लाइन समझा देता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होगा जो तुम लोग को अभी जस्ट मैंने कैपिटल रेवेन्यू जैसा बोला कि वो रोज नहीं होगा खर्च, सॉरी रेवेन्यू लॉस जैसे, कैपिटल लॉस जैसे समझाया कि रोज नहीं होगा। कैपिटल का मतलब होता है कि रोज होने वाला खर्चा नहीं है, वो साल में, 10 साल में, 5 साल में, 3 साल में डे टू डे वाला खर्चा नहीं है, वो खर्चे को क्या बोलेंगे, मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलूंगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो डे टू डे बिजनेस में होगा, उसको बोलेंगे मैं क्या बोलूंगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलूंगा। और डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है जो खर्चा होगा आपका आज, पर उसका रेवेन्यू आपको जनरेट होगा 5 साल के बाद, 10 साल के बाद उसकी इनकम आएगी। समझ में आ रहा है? तो ये 3 टाइप के एक्सपेंडिचर है, 1 बाय 1 समझेंगे। आई होप तुम लोग को बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। ये बेसिक थॉट क्लियर रखना कि कैपिटल मतलब वन टाइम वाला,
कि आज खर्चा करोगे तो जल्दी खर्चा वो नहीं आने वाला है। सर एक एग्जांपल दे दो, समझ में आ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग परचेस कर लिया, सपोज कि मशीनरी परचेस किया, तो मशीनरी में रोज थोड़ी परचेस करूंगा, मशीनरी में रोज नहीं परचेस करूंगा। आज परचेस किया तो उसको जब तक बिगड़ेगी नहीं 5 साल 10 साल के बाद ही मैं क्या करूंगा, उसको वापस से खर्चा करूंगा। हाँ, मेंटेनेंस का जो खर्चा आ रहा है वो रिवेन्यू हो जाएगा, बट जो मशीनरी पे मैं खर्चा कर रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ मशीनरी, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर काउंट होगा। सेकंड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सर एग्जांपल दे दो। एवरी मंथ आपको सैलरी देनी है स्टाफ को, रेवेन्यू। एवरी मंथ इलेक्ट्रिसिटी पे करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर अभी डिफर्ड एक्सपेंडिचर का एग्जांपल दे दो। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक एग्जांपल दे दो। सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं आज एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ 5 लाख का, 5 लाख का आज मैं एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ, तो वो एडवर्टाइजिंग का इनकम मुझे आज से शुरू हो जाएगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा। आज उसका इंपैक्ट पड़ सकता है, 1 साल के बाद उसका इंपैक्ट हो सकता है, 2 साल के बाद, मतलब खर्चा मैं आज कर रहा हूं, बट उसका रेवेन्यू मुझे फ्यूचर में दिखेगा, वो भी 1 साल 2 साल 3 साल के बाद। वो एक्सपेंडिचर को कौन सा एक्सपेंडिचर बोलूंगा मैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलूंगा। वन बाय वन अपन देखते हैं कि एक्सपेंडिचर्स का टाइप्स देखेंगे और एक्सपेंडिचर होता क्या है उसका। एंड अमाउंटिंग स्पेंड मतलब खर्चा किया, बाय अ बिजनेस मतलब कंपनी ने, फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव बाय अ बिजनेस इज कॉल्ड एज अ एक्सपेंडिचर। कोई भी चीज को लेने के लिए खर्चा कर रही कंपनी, उसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर की सिंपल डेफिनेशन है, कंपनी ने जो खर्चा किया उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर बोलेंगे। अभी उसमें भी टाइप्स देखते हैं। पहला ये कैपिटल, जो तुम लोग को मैंने बोला कि जो रोज नहीं होने वाला खर्चा, वो साल में 10 साल में 5 साल में होने वाला खर्चा को क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड to acquire a fixed asset or in increasing the value of fixed asset. It is give the benefit for a longer period of time and it is a non-recurring in nature. एग्जाम्पल तुम लोग को मैंने बोला, परचेज ऑफ मशीनरी, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ कंप्यूटर, उसको कौन सा एक्सपेंडिचर बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। वंस अगेन समझा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉन रिकरिंग नेचर, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है वो खर्चा, वो आपको खर्चा देगी जब भी वो बिगड़ेगी, 5 साल 10 साल के बाद मशीनरी बिगड़ेगी तभी वो खर्चा देगी। और वो खर्चा जो आपको फिक्स असेट में क्या करते हो, आप इन्वेस्ट करते हो, मतलब फिक्स असेट मतलब प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, दीज आर द नथिंग बट आपके लिए क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो गया। अगर आप उसमें खर्चा कर रहे हो बिजनेस के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर जो आप डे टू डे बिजनेस के लिए करते हो, जो रिकरिंग इन नेचर है, कंटिन्यू इन नेचर है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ए एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड बट हैविंग अ इमीडिएट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट मे बी लेस देन 1 year. It does not increasing the profit earning capacity of the organization. These are a normal day-to-day operating expense of the business organization and appear on a debit side of the trading account and profit and loss account. Meanwhile खाली समझ लो कि ये जो खर्चा है कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट साइड क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। खाली अभी मीनवाइल इतना ही समझो, आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपन डिटेल में समझ जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो डे टू डे क्या कर रहे हैं कंपनी, ऑपरेशनल खर्चा है जो बिजनेस चलाने के लिए, जो वर्किंग कैपिटल वाला खर्चा है, जो मैं बात करूं वर्किंग कैपिटल तो नहीं बोल सकता हूं, पर जो वर्किंग करने के लिए खर्चा चाहिए इज नथिंग बट आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अभी थर्ड है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखो मैंने तुम लोगों को बोला था रेंट पे किया है, सैलरी पे करना है, वेजेस पे करना है, इज नथिंग बट माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी ये डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, तुम लोग को बता देता हूँ। डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ काइंड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि नाम में लिखा है ना रेवेन्यू, नाम में तो लिखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये एक टाइप का रेवेन्यू ही है, पर इसका बेनिफिट आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में मिलेगा। यहां पे अपन ने क्या देखा था, इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में नहीं मिलेगा, इसका बेनिफिट आपको इमीडिएट मिलेगा या तो शॉर्ट रन में मिलेगा, बट इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, लॉन्ग टर्म में मिलेगा। आफ्टर 3 years, आफ्टर 5 years आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। सपोज कि आप जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, वो एडवर्टाइजमेंट का आपका खर्चा, ऑफकोर्स एडवर्टाइजमेंट आप जो खर्चा कर रहे हो वो फ्री में तो होता नहीं है, उसका खर्चे का आपका रिकवर फ्यूचर में होगा इन टर्म ऑफ आपका ज़्यादा सेल होगा, आपने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की तो ज़्यादा सेल होगा, ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस होगा, ज़्यादा गुड्स बेचेगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है,
एंड एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रिवेन्यू इन नेचर। देखो ये भी एक क्या है, रेवेन्यू इन नेचर ही है, बट बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन अ 1 ईयर। मतलब आपको इसकी तरह फटाफट प्रॉफिट मिलेगा नहीं, इज कॉल्ड एज अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Such expenditure is written off over a number of years. Such return of amount is shown on the debit side of the profit and loss account, and unwritten amounting is shown on the asset side of the balance sheet. यहाँ पे इतना ज़्यादा डिटेल में समझ में मत जाओ, जब भी अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तभी तुम लोग को जो उसकी एंट्रीज है कैसे इन लोग लिखते हैं उसका इन लोग ने एक्सप्लेनेशन किया है। जो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, हेवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, heavy legal expenses is considered as a example of the deferred revenue expenditure. Clear है ना बॉस? यस सर। इफ यू आर स्टिल डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में क्या कर दो, कमेंट लिख दो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो ये बेसिक सेंस, बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्म समझना बहुत जरूरी है अकाउंट्स के अंदर। अगर सपोज कि डायरेक्ट आपने जंप लगाया किसके तरफ, प्रैक्टिकल के तरफ, तो इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम 100% प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं 100%। बाद में बच्चे लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल समझ में नहीं आता, बाद में थियरी पढ़ते हैं, उल्टा करते हैं। अरे भाई तू पहले थियरी पढ़ के जाना, समझ में आ रहा है? इसलिए इन लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल से पहले थियरी क्यों डालते हैं कि आप प्रैक्टिकल पढ़ो, क्योंकि वो जो थियरी पढ़ो कि वो थियरी के बेस पे हम लोग ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाया। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अभी लास्ट कंसेप्ट पढ़ लेते हैं ये वाला सेशन के अंदर, बाद में नेक्स्ट सेशन में अपन कंटिन्यू करेंगे। तो ये वाला सेशन के अंदर लास्ट फंडा है कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट होता है क्या है। अभी देखो ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो जब भी कंपनी बाइंग एंड सेलिंग करती है ना, मतलब गुड्स लेती देती है तभी क्या करती है, फाइनल कर देती है कि हाँ भाई लमसम अमाउंट का एक वैल्यू होता है। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल जिसको 1000 रुपये देना है वो बोलेगा चल मैं तो 5% डिस्काउंट देता हूँ, तू मेरे को 950 दे दे रिटर्न। तो दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, मतलब बायर्स के और सेलर्स के दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 1000 की एंट्री नहीं लिखेंगे, कितनी की एंट्री लिखेंगे, 950। इट्स कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। मतलब ऑन द स्पॉट ट्रेड बाइंग सेलिंग किया, ट्रेड का मतलब होता है बाइंग सेलिंग, एंड गुड्स क्या कर दिया, डिस्काउंट करके कैश करके रफा दफा एंट्री मार के क्या कर दिया, रफा दफा कर दिया। कैश डिस्काउंट क्या होता है सर? कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है कि जब भी आप एक्चुअल में पेमेंट करने जाते हो तभी या तो फिर आपको गुड्स क्रेडिट पर दिया ना, तो वो सेलर जल्दी से पैसा मंगाना रहता है ना बाहर से, तो उन लोग ने लालच देता है। लालच क्या देता है, लालच देता है कि आप है ना, मुझे आपको 1000 रुपया देना है 2 महीने के बाद, आप मुझे ना 1 महीने में अगर पैसा दे रहे हो ना, तो भाई मिस्टर मुकेश भाई आपको मुझे 900 रुपया भी दोगे ना तो भी चलेगा। मतलब 2 महीने के बाद मुकेश भाई को पैसा देना था, किसको, मुकेश भाई को 2 महीने के बाद 1000 रुपया। वो लालच में उसने क्या सोचा कि 900 रुपया देना है तो मैं 1 महीना और जल्दी पे कर दूं। एनकरेज किया उसको, एनकरेज किया, उत्साह कि तू भाई मुझे 1 महीने में तेरा पैसा क्या कर दे, रिटर्न तो नहीं, एक महीने में तेरा पैसा क्या कर दे, मुझे पे आउट कर दे। इट्स कॉल्ड कैश डिस्काउंट। अभी ये कैश डिस्काउंट के अंदर आपको ध्यान में ये रखना है, यहाँ पे तो ऑलरेडी सेलर ने 1000 की एंट्री तो लिख दिया रहेगा, जब भी गुड्स बेचा रहेगा तभी 1000 की एंट्री लिख दिया रहेगा। जब भी वो पे कर रहा है तभी 900 ही पे कर रहा है। तो सर ये 100 रुपए का डिफरेंस क्या, 100 रुपए का डिफरेंस इस काइंड ऑफ लॉस होगा किसको, सेलर को। इट्स काइंड ऑफ लॉस होगा किसको, सेलर को। तो वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मतलब सर डिफरेंस क्या हुआ ट्रेड डिस्काउंट में और कैश डिस्काउंट में? ट्रेड डिस्काउंट में आपको जो 50 रुपए का जो डिफरेंस था वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि सेलर ने भी 950 की एंट्री मारी है, बायर ने भी 950 की एंट्री मारी है। बट कैश डिस्काउंट में आपको डिफरेंस दिखेगा, 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 100% दिखेगा। जितना आपने डिस्काउंट दिया इट्स काइंड ऑफ लॉस फॉर द सेलर। ठीक है, चलो देखते हैं यहां पे। डिस्काउंट का मतलब होता है कंसेशन और अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द परचेजर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। पहला है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है? It is an allowances given on a catalog price or list of price of goods. This discount allowed at a time of purchase and sale of goods. जब भी परचेस करेंगे, बाइंग सेलिंग करेंगे तभी ये डिस्काउंट दे देंगे। वैल्यू ऑफ गुड परचेज एंड सोल्ड रिकॉर्डेड इज अ नेट वैल्यू पेएबल। मतलब जो परचेज एंड सेल की एंट्री लिखेगे ना वो कौन से वैल्यू पे लिखेगी, नेट 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 नेट। मतलब 950 950 950
दैट इज आफ्टर द डिडक्शन ऑफ अमाउंटिंग ऑफ ट्रेड डिस्काउंट अलाउड। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मैंने, जो तुम लोग को बोला ना हिंदी में वो इंग्लिश में लिखा है। इफ गुड्स ऑफ वर्थ ₹1000 सोल्ड एट अ 5% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 1000 का गुड्स था 5% के ट्रेड डिस्काउंट पे दिया, मतलब 5% निकालने जाओ तो 50 रुपया होता है 1000 का। द वैल्यू ऑफ गुड्स दैट विल बी रिकॉर्डेड विल बी 950 बोथ बाय बायर एंड सेलर। दोनों बायर एंड सेलर कितने की एंट्री पास आउट करेंगे? 950 और 950। इसके अंदर आपको 50 रुपए का हिडन दिखेगा ही नहीं, एंड नॉट 1000। हैंस ट्रेड डिस्काउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग सेपरेटली। मतलब ट्रेड डिस्काउंट के अंदर जो 50 रुपए का डिफरेंस आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखता नहीं है, या तो रिकॉर्ड किया जाता नहीं है, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट सेम टाइम पे होता है ना, बाइंग सेलिंग किया, पैसा दिया, बात खत्म। बट कैश डिस्काउंट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कैश डिस्काउंट में सेल करने के बाद उसको 2 महीने के बाद आपको रियलाइज होता है कि मुझे 1000 नहीं मिलेगा, अभी मुझे तो 900 ही मिलेगा। तो 100 रुपए का तो किधर तो एडजस्ट करना पड़ेगा, वो उसके लिए क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कैश डिस्काउंट क्या होता है? इट इज एन अमाउंटिंग डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल अमाउंट ड्यू एट अ टाइम ऑफ द रिसिप्ट। इट इज अ कंसेशन गिवन फॉर एनकरेजिंग या तो प्रॉम्प्ट का मतलब होता है फास्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब फास्ट पेमेंट। इट इज अ गिवन आइदर फॉर अ स्पॉट पेमेंट और फॉर द पेमेंट विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। कैश डिस्काउंटिंग इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट सिंस इट इज अ लॉस टू द सेलर के लिए वो 1000 में से 900 रुपया मुकेश भाई ने दिया, तो 100 रुपया वो सेलर के लिए क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। एंड गेन टू द बायर, मतलब प्रॉफिट किसके लिए हो जाएगा? बायर के लिए हो जाएगा, क्योंकि बायर को तो 100 रुपया कम पे करना पड़ा मुकेश भाई को। कैश डिस्काउंट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कैश डिस्काउंट क्या करना पड़ेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अपन स्टॉप कर दें, आगे आने वाले सेशन के अंदर अपन क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर्स को और आगे लेके जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग को यहाँ पे समझ में आएगा। इफ यू एनी स्टिल डाउट कि सर मुझे ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया, आप बिंदास कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हो? कमेंट्स लिख सकते हो। बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मिलते हैं। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।